एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशन वैली। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर हीटिंग मतलब कहते हैं ज़्यादा खाने की वजह से, अगर मान लो आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो जाती है किसकी, एसिडिटी की, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट, आप क्या उनको सजेस्ट करोगे एज ए रेमेडी की तरह? लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा। ठीक है, अब आपको पता है, आपके दिमाग में बात आई, जो एसिड है ना, इसको नलीफाई करने के लिए अगर मैं इसको बेच दूँ तो शायद ये क्या हो जाए, आपस में नलीफाई हो जाए और उनको प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो आप क्या प्रेफर करोगे? लेमन जूस। लेमन जूस कैसा होता है? वो एसिड होता है। ठीक है, अगर आप एसिड फिर से दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। विनेगर, ये भी एक एसिड होता है। लेकिन जो बेकिंग सोडा होता है ना, ये आपका क्या होता है? बेस होता है। तो आप लोग क्या प्रेफर करोगे? बेस। क्यों? क्योंकि जो एसिडिटी का इफेक्ट है ना उनके स्टोमच में, वो क्या हो जाएगा? नलीफाई हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि ये एसिड होता है, ये बेस होता है, तो इसका पता कैसे चलेगा कि ये एसिड होता है, बेस होता है? इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो देख लेते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर्स इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, ये सब पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, सोर। और दूसरी बात ये कि ये जो ब्लू लिटमस होता है उसको क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले एसिड, ठीक है, इनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, सोर। और दूसरी बात ये कि ये क्या करते हैं? रेड कर देते हैं, मतलब ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। उसके बाद अगर बात करूँ बेस की, तो बेस कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, मतलब तीखे होते हैं। और ये क्या करते हैं? रेड को ब्लू कर देते हैं। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि ये आप पहचानो कि एसिड है, बेस है, तो एक्चुअली आप उसको टेस्ट नहीं करोगे क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अब ये तो देखो, वो खट्टा है तो एसिड हो गया, या फिर तीखा है तो बेस हो गया। आप क्या करोगे? कुछ इंडिकेटर्स देखोगे। तो हम उन इंडिकेटर्स को पढ़ते हैं। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर्स, ये भी नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं, पहले मैं वो आपको बताता हूँ। आपको नाम से पता चल रहा है इंडिकेटर्स, मतलब ये क्या करेंगे? इंडिकेट करेंगे। क्या करेंगे? ये इंडिकेट करेंगे कि भाई ये एसिड है और ये बेस है। अब किस तरह से इंडिकेट करेंगे वो हम देखते हैं। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर यूज टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सब्सटेंसेस इज एसिड और बेस। मतलब वो आपको ये बताएंगे कि ये जो सब्सटेंस है ना, वो क्या एसिड है या बेस है। अब किस तरह से बताएंगे वो देखते हैं। जनरली ये क्या करते हैं कि जैसे ही मैं किसी एसिड या बेस को, ठीक है, मान लो ये बीकर में है, किसी इंडिकेटर को जैसे ही इसमें पुट करता हूँ एसिड या बेस में, तो वो जो इंडिकेटर है वो अपना कलर चेंज कर लेता है। ठीक है, अब किस तरह कलर चेंज करता है वो हम आगे देखेंगे। तो हम उस कलर चेंज करने की वजह से पहचान लेंगे कि भाई ये एसिड है और ये बेस है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, पहला नेचुरल, दूसरा मैन मेड। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि दे आर ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि प्लांट। ठीक है, उनको नेचुरल सोर्सेज से, आपको नाम से पता है नेचुरल है, मतलब नेचुरल सोर्सेज से उनको ऑब्टेन किया जाएगा, जैसे कि टर्मरिक, लिटमस और चाइना रोज। ठीक है, ये कुछ नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स हैं। लेकिन जो सबसे यूज में आने वाला इंडिकेटर्स कौन सा है? लिटमस। नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन्स। ठीक है, लिटमस को कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं? लाइकन से। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर। ठीक है, एक पेपर की स्ट्रिप की फॉर्म में भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज ए रेड और ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो आप सपोज करो कि आपके पास लिटमस पेपर है। ठीक है, तो आपको पता करना है कि एसिड है, बेस है। तो आप क्या करो? लिटमस पेपर को उस बीकर में डालो। अगर उसका कलर, मान लो जो लिटमस पेपर है उसका कैसा हो गया? ब्लू हो गया। कैसा हो गया? ब्लू हो गया। और उसका कलर ब्लू हो गया तो वो क्या है? एक बेस है। लेकिन अगर उसका कलर क्या हो गया? रेड हो गया, तो वो क्या है? एसिड है। ठीक है, तो पता चल गया। आपने टेस्ट तो नहीं किया, तो मतलब क्या किया? वो जो लिटमस पेपर था वो इंडिकेटर की तरह काम किया ना, उसने इंडिकेट किया कि वो क्या है। इसके अलावा आप देखो कि मैन मेड मतलब सिंथेटिक, ठीक, आर्टिफिशियल। फिनेप्थलीन और मेथिल ऑरेंज, ये दो आपके क्या हैं? मैन मेड
इंडिकेटर्स हैं। सपोज करो आप लैब में हो और आपके पास ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, ब्लू लिटमस, मेथिल ऑरेंज, ठीक है, मेथिल रेड और फिनेल्फ्थलीन, ये तीनों आपको पता है मैन मेड है, और ये लिटमस और ये रेड लिटमस, ये दोनों कौन से हैं, नेचुरल है। और आपके पास एसिड सॉल्यूशन है और आपके पास एल्कलाइन सॉल्यूशन है, मतलब बेस, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो आप एसिड सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस में डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, लेकिन जो बेस है ना वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, क्योंकि लिटमस ब्लू है और जो लिटमस होता है उसमें जब एल्कलाइन डालते हैं तो वो ब्लू रहता है, ठीक है। तो ऐसे पता चलेगा। मेथोलोन के केस में ये पिंक हो जाएगा और ये येलो हो जाएगा। ये आपको जनरली याद नहीं रखने, लेकिन इसमें ये तीन के अलावा, लेकिन जो दो है ना लिटमस वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। लिटमस वाले आपको याद रखने हैं। कैसे, मैं आपको ये फिर से बता देता हूँ कि मान लो अगर एसिड है तो एसिड क्या हो जाता है, रेड, ब्लू से रेड हो जाता है, और अगर बेस है तो वो रेड से ब्लू, ठीक है। बाकी भले आपको याद नहीं करने, लेकिन ये आपको जरूर याद करने हैं। इसके अलावा ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स। अब देखो, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में इंडिकेटर्स बताए थे उनमें क्या होता था, उनमें कलर चेंज होता था, ठीक है। उनमें कलर चेंज हो जाता था किसका, लिटमस का, या फिर जैसे कि टर्मरिक था उसका कलर चेंज हो जाता था और पता चल जाता था कि वो क्या एसिड है या फिर बेस है। लेकिन इस केस में कलर चेंज नहीं होता, इसमें होता है ऑर्डर, वो चेंज होती है एसिड और बेस की वजह से, ठीक है। जब भी ये, जैसे कि यहाँ पर ऑनियन दिया हुआ है, वनीला एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, क्लोव ऑयल, ये तीन यहाँ पर क्या हैं, इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। जैसे ही ये जो इंडिकेटर्स हैं वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं, तो इनका जो ऑर्डर है ना, ठीक है, जो गंध है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी जो ऑर्डर है वो क्या होती है, रिमेन्स स्मेल, ठीक है, मतलब जैसी थी वैसे ही रहती है। और लेकिन जब वो बेस के कांटेक्ट में आती है तो ये अपनी स्मेल को खो देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप सोचो कि मान लो कि ऑनियन की जो गंध है ना वो अगर चली गई तो आप समझो कि वो क्या था, बेस था। मतलब आप कह दोगे कि ये जो ऑनियन है वो किसके संपर्क में आया है, बेस के संपर्क में आया है। तो पता चल गया, मतलब क्या हुआ कि इस ऑनियन ने क्या कर दिया, आपको इंडिकेट कर दिया। इसको समझाने के लिए मेरे पास एक और एग्जांपल है। सपोज करो कि ये कोई आपका कपड़ा है, ठीक है, क्लॉथ, इस पर मान लो कड़ी गिर गई, ठीक है। कड़ी कैसी होती है, पीले, उसका कलर कैसा होता है, पीला कलर होता है ना, ठीक है। ये कड़ी गिर गई आपके किसी क्लॉथ पे, अभी आपको क्या करना है, इसको साफ़ करना है, ठीक है। आपके पास दो सॉल्यूशन है इसको साफ़ करने के। सबसे पहला तो सॉल्यूशन है आपके पास, सबसे पहले आपके पास है कि लेमन जूस पहला, और दूसरा आपके पास सोप, साबुन। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लेमन जूस से इसको साफ़ करोगे। जब आप लेमन जूस से इसको साफ़ करोगे ना तो इसका कलर ऐसा ही रहेगा, येलो, ठीक है। जब आप इसको सोप से साफ़ करोगे ना तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, इसका कलर रेड। ये किस में बदल जाएगा, रेड कलर में बदल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ वो देखते हैं। एक्चुअली इस कड़ी में क्या था, टर्मरिक था, ठीक है, टर्मरिक था। और इस टर्मरिक में होता है टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। क्या होता है, एसिड, ठीक है। ये नोट करने वाली बात है, क्या होता है इसके अंदर, एसिड होता है। जो लेमन जूस होता है वो क्या होता है, एसिड, और सोप कैसा होता है, बेस। अब आप देखो कि जब इस टार्टरिक एसिड के कांटेक्ट में एक एसिड आता है, जब इस टार्टरिक एसिड के कांटेक्ट में एक एसिड आता है तो इनके बीच में रिएक्शन होगी क्या, नहीं, इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी इनके बीच में। लेकिन वहीं अगर ये जो टार्टरिक एसिड है वो किसके कांटेक्ट में आता है, इस बेस के कांटेक्ट में आता है। जैसे ही ये एसिड एक बेस के कांटेक्ट में आता है तो इनके बीच में क्या होती है, एक रिएक्शन होती है, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ एसिड प्लस बेस, इनके बीच में क्या रिएक्शन होती है, और रिएक्शन की वजह से जो प्रोडक्ट बनता है ना इसका कलर कैसा होता है, रेड, ठीक है। इस वजह से जब आप इस कड़ी को या मतलब इस डब्बे को साफ करोगे ना, किससे, इस बेस से, इस सोप से साफ करोगे तो इसका कलर कैसा बन जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, रेड, ठीक है। कुछ ऐसी दिखने लगेगी फिर ये, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब आप एक बात देखो कि जैसे इसका कलर चेंज हुआ,
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस टर्मरिक की वजह से आपको पता चल गया कि ये सोप है ना वो कैसा बेस है। मान लो आपको पहले पता नहीं था कि लेमन जूस और एसिड है या सोप बेस है। जब लेमन जूस से आप इस कांटेक्ट में लेके आए तो कलर चेंज नहीं हुआ, आप समझ गए कि एसिड है। जैसे आप सोप को इसके कांटेक्ट में लेके आए, इसका कलर चेंज हुआ, आप समझ गए कि बेस है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस टर्मरिक की वजह से आप इस क्या हुआ, एक इंडिकेशन आपको इंडिकेशन मिला। क्या मिला? एक इंडिकेशन मिला कि भाई जो सोप है ना उसने किसके साथ रिएक्शन किया है, इस एसिड के साथ। मतलब क्या है कि सोप क्या है, एक बेस है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अभी आपको पता चल गया होगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, आप अपनी नोट में लिख सकते हो कि दो तरह के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, आर्टिफिशियल। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? लिटमस। ठीक है, और इस लिटमस के कलर किस तरह चेंज होते हैं वो आपको याद रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो एसिड है और अगर मान लो कि वो बेस है, ठीक है, ये लिख लेना। अगर वो एसिड है तो वो ब्लू से रेड में बदल जाएगा, और अगर वो बेस है तो वो रेड से ब्लू में बदल जाएगा। ये ब्लू और किस में बदल गया? बी से ब्लू। ठीक है, ये याद कर लेना, आपको एक याद हो जाएगा। ब्लू जो बेस है वो ब्लू में बदलता है, तो आप एसिड से ब्लू रेड में बदल जाएगा। ठीक है, ये आपको लिटमस वाला जरूर याद रखना है। इसके बाद में क्या कि एसिड और बेस की कुछ रिएक्शंस हैं। जैसे कि एक रिएक्शन है मेटल के साथ, ठीक है, मेटल के साथ, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ। मैं आपको एक्चुअली यहाँ नहीं बताऊँगा, ठीक है, इस जो बुक है यहाँ समझते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली क्या है कि जो एसिड और बेस है ना, हमने कैरेक्टरिस्टिक देख लिए कि इंडिकेटर क्या होते हैं, एसिड कैसे होते हैं, बेस कैसे होते हैं। अभी हम इनकी देखेंगे रिएक्शन। इस चैप्टर में इसकी रिएक्शन पहली मेटल के साथ, उसके बाद मेटल ऑक्साइड के साथ। ठीक है, आप देख लो नोटबुक में, मेटल ऑक्साइड के साथ। मतलब ये वो है कि इस वीडियो में क्या कवर होने वाला है, मेटल ऑक्साइड, कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, और दूसरा इन दोनों के बीच एसिड विथ बेस। ठीक है, ये रिएक्शन हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेटल के साथ। मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरह मैं आपको बताऊंगा एसिड की रिएक्शन, और इस तरह मैं आपको बताऊंगा बेस की रिएक्शन। तो पहले बताता हूँ कि जैसे सपोज करो मेरे पास जिंक है। ठीक है, जब मैं जिंक की रिएक्शन किसके साथ कराता हूँ? HCl के साथ कराता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, जिंक एक मेटल है। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक है कि मैं एसिड और बेस की रिएक्शन किसके साथ? मेटल के साथ करा रहा हूँ। तो पहले मेरे पास मेटल कौन सा? जिंक है। इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, HCl। तो ये मुझे क्या मिलता है? ZnCl2 + H2। ठीक है, बात समझ आई? ये आप नोट करते जाओ साथ साथ में। इसको बैलेंस कर देता हूँ, 2HCl और ZnCl2 + H2। ऐसे ही दूसरा Zn + H2SO4, और यहाँ मुझे क्या मिलता है? ZnSO4 जिंक सल्फेट + हाइड्रोजन गैस। आप एक बार नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी मैं किसी मेटल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराता हूँ तो यहाँ मुझे क्या मिलता है? सॉल्ट + हाइड्रोजन गैस। ये सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। क्या होता है? एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है जो ना तो एसिड होता है और ना ही वो बेस होता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले जिंक के साथ कराई, ZnCl2 बना, या जिंक के साथ कराऊंगा तो ZnSO4 बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। तो ये जो इसकी इन जनरल इक्वेशन है वो आप देख सकते हो कि जब भी किसी मेटल की रिएक्शन में एसिड के साथ कराता हूँ तो क्या मिलता है? सॉल्ट + हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये याद रखो, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ क्या देती है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब मैं किसी मेटल की रिएक्शन HNO3 के साथ कराता हूँ, ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना आप। जब भी किसी मेटल की रिएक्शन किसके साथ कराता हूँ? नाइट्रिक एसिड के साथ कराता हूँ, तो यहाँ मुझे H2 नहीं मिलता। ये क्यों नहीं मिलता और फिर क्या मिलता है वो बताता हूँ। कि ये जो HNO3 है ना, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन बेचने का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन देता फिरता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब इसके संपर्क में क्या आती है कि हाइड्रोजन गैस बनती है ना, हाइड्रोजन गैस उस टाइम पे क्या, उसी नेसेंट होती है। नेसेंट का मतलब पता है, जो अभी हाल ही में बनी है। ठीक है, तो जब ये हाल ही में बनी होती है तो ये बड़ी रिएक्टिव, मतलब काफ़ी रिएक्टिव होती है। अब क्या होता है कि जैसे ही HNO3 के संपर्क में आती है, कॉन्टैक्ट में आती है, तो और HNO3 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसको एक ऑक्सीजन पकड़ा देता है। तो ये H2 इस ऑक्सीजन को लेके क्या बना लेता है, H2O। बात समझ में आ गई। ठीक है, कि क्यों नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ये इस हाइड्रोजन का क्या कर देता है, ऑक्सीडाइजेशन, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। ठीक है, और जो हमारी एक जनरल मतलब जो इक्वेशन थी किसकी, मेटल प्लस एसिड की, और वहाँ मुझे क्या मिलता था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती थी, वो नहीं मिली, और इसकी जगह मुझे क्या मिला, H2। कब, जब एसिड में कौन सा होगा, HNO3। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसलिए जब मेटल की रिएक्शन HNO3 के साथ कराता हूँ तो मुझे वहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती, कहाँ क्या मिलता है, वाटर। लेकिन अगर क्या सभी के साथ ऐसे ही होता है, मतलब हर मेटल के साथ ये मतलब वाटर बनाएगा, नहीं। एक मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ, जब ये क्या नहीं बनाएगा, वाटर नहीं बनाएगा। अगर मैं एक काम करूँ, इस HNO3 की रिएक्शन मैग्नीशियम या मैग्नीज के साथ कराऊँ, ठीक है, यहाँ मैं भी मैग्नीशियम के साथ ही कराता हूँ, मैग्नीशियम के साथ कराऊँ। ठीक है, समझ में आ रही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, और पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जैसे मैंने यहाँ बोला था ना कि मेटल जो होते हैं वो HNO3 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, यहाँ पर H2O बनाते हैं। ठीक है, और उसके साथ तो ये जो H2O का बनना है ना, वो डिपेंड करता है HNO3 पर, और कौन सा मेटल है इस पर भी। HNO3 पर कैसे, कि वो कितना डाइल्यूट है, ठीक, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो हॉट है या कोल्ड है, ठीक, और यहाँ पर किस तरह का मेटल है। ठीक है, इन पर डिपेंड करती है कि यहाँ H2O बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वहाँ क्या नहीं बनता, वाटर नहीं बनता। ठीक है, बता रहे थे ना कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो H2 में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये जो HNO3 है वो एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन में स्ट्रॉन्ग डाइल्यूट लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग डाइल्यूट, स्ट्रॉन्ग, ये आप लिखते जाओ साथ में, स्ट्रॉन्ग डाइल्यूट, और ये है मैग्नीशियम। लेकिन जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ बनता है MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस, अब यहाँ वाटर नहीं बनेगा, H2 गैस बनेगी। ठीक है, तो ये है वो कंडीशन जब मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ कराई, नाइट्रिक एसिड के साथ कराई, और मुझे यहाँ पर क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। जैसे कि मिलती है किसके साथ, जब मैं मेटल की रिएक्शन कराता हूँ एसिड के साथ। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, सॉल्ट प्लस H2। ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। अभी मैं आपको बता दूँ, ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, उसका कैसे पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो सबसे पहले हमें इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ। सबसे पहला तो ये होता है कि ये कलरलेस होती है। कैसी होती है, कलरलेस होती है। दूसरा, ये ऑर्डरलेस होती है। और तीसरी बात ये कि ये बर्न होती है, बर्न विथ पॉप साउंड। ठीक है, पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। कैसे, जैसे कि सपोज करो कि मान लो यहाँ से कोई एक ट्यूब है, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो जैसे ही आप इस हाइड्रोजन गैस के पास एक कैंडल लेके जाओगे, क्या लेके जाओगे, कैंडल लेके जाओगे, तो ये कैंडल की वजह से जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होगी, बर्न होगी। ठीक है, और जब ये बर्न होगी ना, उस बर्न होने के साथ साथ एक पॉप साउंड निकलेगा। पॉप साउंड मतलब होता है कि स्मॉल एक्सप्लोजन टाइप। ठीक है, स्मॉल एक्सप्लोजन। ठीक है, स्मॉल एक्सप्लोजन टाइप।
तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है कि मतलब आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि किसी एक्सपेरिमेंट में मैं जब किसी गैस के पास कैंडल लेके जाता हूँ वहाँ से पॉप साउंड निकलता है। ठीक है, फिर मान लो आपके पास कोई ऑप्शन है और 4 गैस हैं, फिर आपसे पूछा कि बताओ ये कौन सी गैस होगी, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन गैस पर टिक कर दोगे। ठीक है, तो ये इसका करेक्टरिस्टिक है कि ये बर्न विथ पॉप साउंड। ठीक है, अब मैं रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, बेस के साथ। सेम ऐसे ही कि मैं क्या करता हूँ, एक जिंक लेता हूँ और इसकी रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराता हूँ इसकी, तो यहाँ मुझे मिलता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ मिली थी ना, देखो मेटल में मिली है ना हाइड्रोजन गैस, ऐसे यहाँ भी मुझे हाइड्रोजन गैस मिली है। लेकिन बेस की जो रिएक्शन है ना वो हर मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। मैं लिख देता हूँ अच्छी तरह, ये मैं लिख तो दिया कि क्यों पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप पूछो कि पॉसिबल है क्यों नहीं ये। ठीक है, सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स, ऐसा क्यों। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझना कि जो मेटल होते हैं ना, ये मेटल एक्चुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये अब लिख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। ये मैं क्या बता रहा हूँ कि जो मेटल होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन क्यों नहीं कर पाते, या सारी रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं होती जिस तरह से एसिड के साथ होती थी। क्योंकि जो मेटल होते हैं, सॉरी मैं बेस पर लगा दिया टिक, मैं यहाँ बता रहा हूँ किसकी, मेटल की, कि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो करेक्टरिस्टिक होता है ना मेटल का, वो क्या होता है, वीक बेस जैसा होता है। कैसा होता है, वीक बेस, लेकिन है तो बेस। ठीक है, और इसकी वजह से ये भी बेस है, और क्या मेटल बेस हो गया, फिर ये जो मेटल होता है ना वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों क्या हो जाते हैं, बेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी जो रिएक्शन होती है ना मेटल की बेस के साथ वो पॉसिबल नहीं होती। आगे बात समझ में, मेटल मेटल का करेक्टरिस्टिक कैसा होता है, वीक बेस होता है। लेकिन क्या सभी जो मेटल होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते बेस के साथ। एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे मेटल भी होते हैं जो दो तरह से बिहेव करते हैं, एसिड की जैसे भी और बेस के जैसे भी। ऐसे कौन कौन से मेटल होते हैं, ठीक है, ये आप लिख लो, जिंक और दूसरा होता है एल्यूमिनियम। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल। एम्फोटेरिक मेटल। अभी बताऊँ एम्फोटेरिक मेटल क्या हुए, मतलब कि ये जो मेटल होते हैं वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी। जब आप इनकी रिएक्शन किसी बेस के साथ कराते हो, किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हो, तो ये जो मेटल होते हैं वो बिहेव करते हैं कैसे, एक एसिड की जैसे। लेकिन जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इनकी रिएक्शन कराते हो तो ये बिहेव करते हैं एक बेस के जैसे। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक मेटल बोलते हैं। आई बात समझ में। मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ। सपोज करो ये जिंक है, ठीक है, जिंक ऐसा एम्फोटेरिक मेटल है, मतलब वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, बेस के साथ। और बेस है मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, मैं स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूँ ताकि इसका जो जितना भी जो इफेक्ट है ना वो थोड़ा और कम हो जाए। अब यहाँ क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2 प्लस ठीक तरह से H2 गैस। ठीक है, ये रिएक्शन होगी किसकी, एक एम्फोटेरिक मेटल की एक बेस के साथ। तो ये रिएक्शन पॉसिबल होती है क्यों, और बाकी क्यों नहीं पॉसिबल होती, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। जो मेटल होते हैं ना वो खुद बेस जैसा बिहेव करते हैं, तो वो बेस के साथ क्यों रिएक्शन करेंगे। लेकिन ये दो एटम ऐसे हैं जो कि एम्फोटेरिक मेटल होते हैं, मतलब इनको आप जैसे डालो वैसे चेंज हो जाते हैं। आप इसको बेस के साथ रिएक्शन कराओ तो एसिड एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और एसिड के साथ रिएक्शन कराओ तो बेस की जैसे बिहेव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। ठीक है, ये डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं एक कार्बोनेट लेता हूँ, सोडियम कार्बोनेट, NO2CO3 सॉरी प्लस
HCl और ये क्या बनता है NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2NaCl इधर 2HCl। दूसरी इक्वेशन को बाइकार्ब, ये तो क्या सोडियम कार्बोनेट हो गया। उसके बाद लिखूँ जैसे कि NaSCO3 HCl और वही बनेगा यहाँ पर NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। आप इसकी जनरल इक्वेशन भी ले सकते हो कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्शन करते हैं, मतलब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ जब एसिड क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनता है सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, आपको सब्सटेंस पता होगा CaCO3 CaCO3। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं। ठीक है, उसका ही फॉर्मूला है। दूसरा हम इसको क्या बोलते हैं, चौक भी होता है ये। और तीसरा इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये 3 डिफरेंट फॉर्म होती हैं किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, मार्बल, चौक एंड लाइमस्टोन। ठीक है, ये याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट की ये 3 डिफरेंट फॉर्म होती है, मार्बल, चौक और लाइमस्टोन। इनमें अंतर ये होता है कि चौक और लाइमस्टोन होता है ना, ये एक सेडिमेंट्री रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। जब इनको हीट और प्रेशर अप्लाई करते हैं ना इस पर, कुछ टाइम के साथ ये किस्म बदल जाती है, मार्बल में बदल जाती है। मार्बल होता है मेटामॉर्फिक रॉक। ये तो ज्योग्राफी रिलेटेड टॉपिक है तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान ये है जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी 3 डिफरेंट फॉर्म होती हैं, मार्बल, चौक और लाइमस्टोन। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको नाम से पता चल रहा होगा न्यूट्रलोना। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, एसिड, जब एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, बेस के साथ, तो क्या बनता है सॉल्ट प्लस H2। ये जो इन जनरल क्वेश्चन है वो आपको याद रखनी है, मतलब थोड़ा याद रखनी है। ठीक है, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस H2O। सॉल्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये न्यूट्रल होते हैं, ना तो एसिड होते हैं ना ही बेस होते हैं। ठीक है, इनकी आपकी रिएक्शन एग्जांपल बताता हूँ मैं। आप एसिड बताओ HCl, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, जैसे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको पहले चैप्टर में बताई थी, NaCl और ये OH और H, क्या बना H2O। ठीक है, उसके बाद का टॉपिक है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, जैसे कि CaO, ये क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है। जब मैं एक मेटल ऑक्साइड के साथ, मैं आपको पहले एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन कराता हूँ मैं किसके साथ, HCl के साथ। कॉपर ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड, ये एक एसिड है, तो यहाँ क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा CuCl2 और क्या निकलेगा यहाँ पर, वाटर, इसको बैलेंस 2HCl। ठीक है, ये क्या था, एसिड था। मतलब मैंने क्या किया, एक एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराई, तो क्या मिला, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अभी आप इस रिएक्शन से एक बात का अंदाज़ा लगाओ कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको याद होगी कि अभी जो मैंने आपको बताई थी कि उसमें क्या होता था, एसिड जो था वो किसके साथ रिएक्शन करता था, बेस के साथ, और क्या मिलता था, जैसे सेम प्रोडक्ट जैसे यहाँ मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर, यही तो मिल रहा है, H2O जिसे बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों रिएक्शन सेम नहीं हो गई। तो क्या हुआ कि जो मेटल ऑक्साइड है ना, ये एक बेस की तरह काम कर रही है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका करैक्टरिस्टिक कैसा होता है, बेस। ठीक है, इनको मेटल ऑक्साइड को हम बेस ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी कैसे होते हैं, बेस ऑक्साइड होते हैं। अभी यहाँ से एक बात तो साफ हो जाती है कि ये मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद ही बेस है। जैसे कि मेटल था ना, मैंने आपको बताया था मेटल भी कैसे होते हैं, एक बेसिक नेचर होता है इनका भी। ठीक है, इनका बेस नेचर होता है, इस वजह से किसके साथ रिएक्ट नहीं करते ये, बेस के साथ।
और इनकी जितनी भी जो इक्वेशन होती है वो किसके साथ होती हैं, एसिड के साथ। सेम यहाँ भी ये मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेस ऑक्साइड होते हैं, इस वजह से इनकी रिएक्शन बेस के साथ नहीं होती। तो बेस की रिएक्शन किसके साथ होती है फिर, इनकी रिएक्शन कराते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, वो मेटल ऑक्साइड के साथ करते हैं। जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ये बिहेव करते हैं एसिड की जैसे। अगर ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये क्या होंगे, एसिड होंगे। ठीक है, और जो मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेस होते हैं। नॉन, ये आपको याद रखना, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिड होते हैं। आप यहाँ से याद रख सकते हो कि जो मेटल होते हैं ना वो बेस होते हैं। ठीक है, तो इनका ऑक्साइड भी क्या होगा, बेस बनेगा। और नॉन मेटल कैसे होते हैं, एसिड होते हैं, उनका ऑक्साइड क्या होगा, एसिड। अब इनकी रिएक्शन में आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने लिया मेटल ऑक्साइड, एक मेटल ऑक्साइड था जैसे कि नॉन मेटल ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या था, एक बेस ले लिया, और ये आपका नॉन मेटल ऑक्साइड CO2। इनसे क्या बन के मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये रिएक्शन हुई किसकी, एक नॉन मेटल की किसके साथ, एक नॉन मेटल की एक बेस के साथ। इसकी इन जनरल इक्वेशन में लिखूँ तो नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस सॉल्ट और क्या मिलेगा, H2O। बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन की तरह है। तो यहाँ से हम पता भी ला सकते हैं कि जब ये बेस इस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है, मुझे सॉल्ट और H2O रहा है, तो ये क्या होगा भाई, एक एसिड ही होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड होते हैं और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन्स। इनमें क्या कॉमन है। कॉमन मैं आपको बता देता हूँ कि जो बेस और एसिड होते हैं ना, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। ठीक है, इनसे जो लाइट होती है ना, करंट होता है, वो क्या होता है, इनसे फ्लो कर सकता है। ठीक है, ये इनमें क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर एवरीवन।